नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और आज बात होगी एक ऐसे विषय की जो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और आम लोगों की यानी आप लोगों की कमाई को लूटने में लगा हुआ है। जी हां, साइबर ठगी की बात करेंगे आज। साइबर ठगी के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग ढंग से, अलग अलग चालबाजियों से आपकी मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। साइबर ठग अपना जाल फैलाते जा रहे हैं, डर के कारण तो कभी लालच के कारण। यही दो कारण हैं, यही दो अस्त्र हैं साइबर ठगों के, जिसका इस्तेमाल कर वो आपके यहां पर आकर खातों में जाकर डाका डाल दे रहे हैं और आप खुद उस डाका डलवाने में सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने शो का आज नाम दिया है, जो डर गया वो फंस गया। आपको डरना नहीं है, लेकिन ये बात जानते हुए भी फिर भी लोग डर जा रहे हैं। कैसा जाल बिछा रहे हैं, क्या कुछ वो इख्तियार कर रहे हैं, किन तरीकों को इख्तियार कर रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। आज इस पर बात करेंगे, कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके लिए बड़े खास मेहमानों के पैनल के साथ आज इस पर चर्चा करेंगे। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक खबर भी आपको बताएंगे और फिर चर्चा पर आएंगे। क्या है डिजिटल अरेस्ट? गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर में ही कैद कर लेते हैं। वीडियो कॉल कर बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। फिर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कहां जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है, किस तरह मॉनिटर कर पा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवा दिए जाते हैं। डमी अकाउंट में पैसों का ट्रांजैक्शन करवाया जाता है। साथ ही गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर में ही कैद रखा जाता है। व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वीडियो कॉल करते हैं जिसमें बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा आता है, जिससे पीड़ित को यह लगता है कि ये लोग बिल्कुल सही हैं और पुलिस स्टेशन से ही फोन आया। साइबर ठगी से सावधान, जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। निशाना बनाने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं और धोखाधड़ी का नया तरीका आया है, डिजिटल हाउस अरेस्ट। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ने इसका बड़ा खुलासा किया है, किस तरीके से इसके मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए 2023 में 30,000 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है इसी हथकंडे को अपनाकर। जोधपुर से खबर आई, सबसे ताजा मामला इस तरह के तमाम प्रकरणों का आया है जोधपुर से, जहां पर एक महिला से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर, और उसके बाद अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करेंगे। कोड़ी थाना अधिकारी है राजेंद्र चौधरी हमारे साथ जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह से साइबर ठगी का मामला सामने आया? महिला डॉक्टर को जो है जीत कॉलेज में उनको निशाना बनाया गया है। ये हमारे पास में कल ही एक रिपोर्ट डॉक्टर नम्रता माथुर जो व्यास कॉलेज से संबंधित है और व्यास कॉलेज के बैक साइड में क्वार्टर्स में रहती है, उनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख की शाम को उनके पास एक वीडियो कॉल आया, जिसके अंदर ये बताया गया कि वो मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच से संबंधित है और आपका कोई आधार कार्ड से लिंक होकर खाते के अंदर कैनरा बैंक मुंबई के अंदर कोई अवांछित पैसों का लेन देन हुआ है। इसमें टोटल 247 अकाउंट्स और 247 आधार कार्ड इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। और इसमें कॉल करने के बाद उसने कहा कि आप इसको अभी कॉल को कट नहीं करेंगे और जिसके साथ भी आप जहाँ कहीं पे भी है उससे आप साइड में आ जाइए। उसके बाद उन्होंने उसको कंप्लीट वीडियो कॉल पे रखा और डॉक्टर जो घबराई हुई थी उसने नेक्स्ट डे सुबह भी उससे किसी व्यक्ति ने लगातार वीडियो कॉल पे बात की और उनको कहा कि ये पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। फिर 6 लाख रुपए आरटीजीएस करवा के अकाउंट में डलवा दिए। उसके बाद में वापस उनसे पूछा कि आपके कोई और दूसरा अकाउंट है, तो उन्होंने अपना दूसरा अकाउंट बताया, तो कहा एक 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन और करना पड़ेगा। इस पर उस डॉक्टर को समझ में आई कि मेरे साथ में इस तरीके की कोई ठगी हो गई है। तब उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मुकदमा दर्ज कर लिया, अनुसंधान जारी है। अगर बात की जाए जिस तरह से जो साइबर ठग है वो पुलिस यूनिफॉर्म का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। पिछले दिनों करवड़ में प्रोफेसर को किया था, रातनाडा में डॉक्टर को किया, अब ये तीसरा मामला आया। लगातार 15 दिन में साइबर ठगी के महिलाएं शिकार हो रही, क्यों हो रही? इसमें उनको आसान लगता है, महिलाएं जल्दी घबरा जाती है और उनको लगता है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए हमें वो जो कह रहा है उसको मान लेना चाहिए, जबकि जागरूकता यही होनी चाहिए कि इस प्रकार का किसी भी कॉल आने पर उसके तुरंत वेरीफाई करवाएं और जहां पे भी क्लियर हो जाए उसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करवाएं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इन ठगों से बचने के लिए? अगर कोई वीडियो कॉल करके सर पुलिस यूनिफॉर्म में भले ही फोन करता हो, लेकिन संबंधित थाने से उन्हें बात करनी चाहिए या कंट्रोल रूम को सूचना देनी चाहिए? देखिए, भारत के किसी भी कानून के अंदर ऐसा कोई वीडियो कॉल पे इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम ही नहीं है।
आप जब भी कोई इस प्रकार का कॉल आए तो आप समझ जाएं तुरंत ही कि भाई इस तरीके का ये कोई फ्रॉड का है। और दूसरी बात ये है कि न कोई भी एजेंसी, किसी भी प्रकार की एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे एसीबी, चाहे कोई भी प्रकार की एजेंसी हो, उसके अंदर ऐसा कोई भी पैसों का ट्रांजैक्शन तुरंत करवाने का कोई सिस्टम और नियम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन संपूर्ण होती है, उसके बाद में अगर कोई रिकवरी होती है तो गिरफ्तारी के बाद में होती है। इसलिए इस प्रकार पहले ही समझ लेना चाहिए कि भाई हम इस तरीके के कोई फ्रॉड और झांसे में नहीं आए। कह सकते हैं पुलिस लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। डीजीपी मुख्यालय ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस को, पूरे प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो लोगों में जागरूकता का प्रयास करे। लेकिन कह सकते हैं लगातार साइबर ठग है जो पुलिस से एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से यूनिफॉर्म पहनकर और फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर लोगों को और विशेष तौर से महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। और यही कारण है कि जोधपुर में पिछले 15 दिनों में तीसरी महिला है जो इसका शिकार हुई है, और उसमें विशेष तौर से दूसरी डॉक्टर। अब देखना यह है कि पुलिस इन साइबर ठगों तक कब तक पहुंच पाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इन साइबर ठगों को पुलिस तुरंत अरेस्ट करे, तब इस पर जो है लगाम लगाई जा सकेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष को सुन रहे थे आप, और आपको समझ में भी आया तमाम इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से इस तरह के तमाम प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर खास चर्चा के लिए। आईटी एक्सपर्ट हैं संजय साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। आशुतोष श्रीवास्तव अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और अभी डॉक्टर अर्चना धवन जी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मैम बहुत स्वागत है आपका। निर्मल कौर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, आप भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे संजय साय जी से। संजय सर, इस तरह की तमाम मामले अब बढ़ते जा रहे हैं और कमाल की बात यह है कि बहुत जोर आजमाइश साइबर टीम की तरफ से होती है और उसके बाद अब एक नए तरीका अब ये इजाद कर लिया गया। हालांकि इसके ऑलरेडी कई केस आ गए हैं, लेकिन राजस्थान में हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि इस तरह के अभी लगातार केसेस आ रहे हैं जिसमें हाउस अरेस्ट जैसा टर्म यूज हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट जैसा टर्म यूज हो रहा है। सर क्या है ये, क्या नया तरीका खोजा गया है लोगों की कमाई को लूटने का? संजय साई जी सर अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लेंगे सर। जी आ रही आवाज? अब नहीं आ पा रही है सर, नहीं आ पा रही। मैं फिर लौटूंगा आपके पास संजय सर, फिर लौटूंगा आपके पास। इतने हमारी टीम आपसे ऑडियो चेक कर लेगी। अर्चना जी के पास चलते हैं। अर्चना मैम, लगातार लोग कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और परेशान हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के। उनके साथ इस तरह की ये सब घटनाएं हो रही हैं और इसकी कोई रोकथाम भी करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। किस तरीके से आप देख रही हैं इन तमाम नए हथकंडों को? जी अर्चना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष सर, ये जो टेक्निकलिटीज होती हैं इसको आम आदमी उस तरीके से नहीं समझ पाता, लेकिन जो साइबर फ्रॉड है उन्होंने बखूबी समझ लिया और उसका फायदा उठा करके लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है। साइबर अरेस्ट एक नया टर्म निकला है। जी आप लोग किस तरीके से? जी देखिए, पहले तो क्या है कि जो कानून है हमारा, उस कानून में साइबर अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है लॉ के अंदर। तो ये सबको समझना जरूरी है। चाहे हमारा पुराना कानून हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या जो अभी का बीएनएसएस है, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब तो ऐसा मतलब साइबर अरेस्ट कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है लॉ के अंदर में। और जहां तक बाकी जो कानून का सवाल है, तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बीएनएसएस भी है, जो नया कानून भी बना है, वो बिल्कुल पहले की तरह कुछ उसमें जो बातें हैं वो काफी सिमिलर हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको अरेस्ट किया भी जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है सेक्शन 58 बीएनएसएस के अंदर जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के पास। और मैजिस्ट्रेट ही फिर जो है 187 जो सेक्शन है उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको फर्दर रिमांड देना है या नहीं देना है। और जिसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो है दस्तावेज जो है वो प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, और कोर्ट को लगता है कि इसको एक्सटेंशन देना चाहिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, या कोई भी
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो ही कोर्ट के परमिशन से ही वो ग्रांट किया जा सकता है उसके कस्टोडियल इंटरोगेशन को, यानी कि अरेस्ट को। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, तो देखिए जो बीएनएसएस में भी अगर हम देखें तो सेक्शन 43 के तहत जो है शाम के बाद यानी सनसेट होने के बाद बहुत ही एक्सेप्शनल केस में ही अरेस्ट दिखाया जा सकता है। अदरवाइज महिला को शाम के जो है सनसेट के बाद जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये सब हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उसके अलावा देखिए कि कोई भी एक्यूज्ड अगर उसके ऊपर आरोप है या वो अरेस्ट होने की सिचुएशन में है, तो उसको पूरा राइट है जो है वो अपने किसी भी वकील को, प्लीडर को जो है वो अपॉइंट कर सकता है उसको सहायता देने के लिए। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22(1) है उसमें भी प्रावधान है। और साथ में जो है सेक्शन 47 जो है अभी बीएनएसएस में, जो पहले सेक्शन 50 हुआ करता था सीआरपीसी में, उसमें भी ये पूरा प्रावधान है कि अगर किसी को लगता है कि उसको जो है अरेस्ट किया गया है, तो वो अपने किसी भी वकील को जो है वो मदद के लिए, डिफेंड करने के लिए वो जो है अपॉइंट कर सकता है, ताकि उसके साथ जो है उसको एक पूरा प्रोसेस पता हो। उसको बेल का भी अपना एक राइट है अप्लाई करने के लिए कोर्ट में। तो ये सारे प्रावधान ऑलरेडी बने हुए हैं और सिर्फ लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके साथ अगर इससे बाहर जाकर के अगर कोई भी उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो वो बहुत ही समझ लीजिए कि गलत या अनलॉफुल काम हो रहा है। और जो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो अकाउंट में पैसे डालने की बात कही गई कि आप 6 लाख रुपए अपने इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए या कोई भी डायरेक्शन ना हो कोर्ट का, तब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से कोई भी एजेंसी पैसा नहीं मांग सकती। मतलब ट्रांजैक्शन का तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, कोई प्रोसेस नहीं है। अगर वो अरेस्ट होता है उससे रिकवरी। निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। मैम स्वागत है आपका। निर्मल मैम, तो ट्रांजैक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है। अभी आशुतोष जी बता रहे थे हमको कि तमाम जो कार्रवाइयां अगर किसी भी केंद्रीय एजेंसी की तरफ से भी होती है तो उसमें इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने की कोई बात है। फिर मैम क्यों ये देखने को आ रहा है कि तमाम जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके शिकार जो हैं वो काफी वरिष्ठ अधिकारी, जो रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिटायर्ड बड़े लेवल पर जिन्होंने भारत सरकार के लिए काम किया है, वो लोग इसका शिकार बन जा रहे हैं? मैम क्या कारण देखती हैं आप इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी ये जो रिसर्च है, सोशल इंजीनियरिंग वो लोग करते हैं, जो डाटा वो लोग गैदर करते हैं कि किस तरह के इंडिविजुअल है जो उनके प्रभाव में आ जाएंगे, या जो कि किसी तनाव में जी रहे हैं या किसी कारणवश कुछ उनके मन में कोई भाव है भय का, उसी को वो लोग एनकैश करते हैं। और उनकी रिसर्च काफी अच्छी होती है और एक उनके बोलने में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है। पुलिस की वर्दी पहन लेंगे, एकदम ऑफिशियल लुकिंग लेटर दिखाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग भी आ रहे, अच्छे लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखने का फायदा क्या? क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या हो सकता है। अगर हमको सीबीआई, ईडी, कोई भी एजेंसी में हम अगर कभी भी केस होता है, उसके एक प्रोसेस और वो है, उसमें ट्रांसफर आरटीजीएस नहीं होते हैं, उसमें कोर्ट के ऑर्डर जैसे कि वकील साहब ने पाया बकायदा होते हैं। प्रॉब्लम है ये जो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो लोग जरूर डाटा इकट्ठा करते हैं, कौन है जिसकी बहुत डॉक्टर की प्रैक्टिस चल रही है। हो सकता है डॉक्टर साहब का लोकल एरिया में बहुत नाम हो, बहुत प्रैक्टिस चल रही हो, बहुत पैसा कमाते हो। ये जानकारी किसी को हो जो उस गैंग का सदस्य किसी माध्यम से मिली हो, तो उसने इनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और ये भी जान गए होंगे कि ये बहुत बिजी रहती हैं या इनकम टैक्स में शायद इनका उतना डिलीजेंटली नहीं पे करती, जैसा कि सभी डॉक्टर लोग अधिकतर नहीं करते हैं या बहुत सारे पेशेवर नहीं करते हैं। इन सब जानकारियों को मिला के इन्होंने उनको कुछ ऐसा ऑफिशियल लुकिंग लपेटे में लिया। और डिजिटल अरेस्ट तो कोई चीज ही नहीं, आप अरेस्ट किसी को इस तरह कर ही नहीं सकते। और वीडियो कॉल, तो ये तो जागरूकता बहुत बड़े पैमाने पे फैलाने की आवश्यकता है। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देके, बड़ी बड़ी बातें करके, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीकों से समाज में जागरूकता फैलाने की इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये प्लेन और सिंपल ठगी है। तो बेसिकली तो मैम इसको अगर देखें तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि डर एक चीज है, भय बैठा करके, डर दिखा करके ये सारा इस चीजों को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, ये प्योर एंड सिंपल ब्लैकमेल है और कुछ नहीं है। अगर हम समझ जाएंगे कि ब्लैकमेलर को कभी भी हमने अगर एक बार भी कुछ दिया, हम ब्लैकमेल के चंगुल में और ज्यादा फंसते जाते हैं। तो ये समझ ले कि इस तरह की चीजें ब्लैकमेल है और ब्लैकमेलर के चक्कर में नहीं पड़ना। जो भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है और अगर न्याय संगत है, नहीं भी है, एट बेस्ट क्या होगा अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, आप फाइन देंगे जो भी नियम अनुसार और आप निकल जाएंगे। ये तो इस तरह, ये तो लूट का एक तरीका है।
ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ब्लैकमेल और ये लूट के तरीके जो है मैम, इसके सबसे हैरानी की बात यह है, हालांकि आपने उस पर प्रकाश डाला कि किस तरीके से जो है बड़े जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको ट्रैक करके और उनको ट्रेस करके इस तरह के शिकार उनको बनाया जा रहा है। डॉक्टर अर्चना धवन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, तमाम इस तरह के प्रकरण आपके सामने आते होंगे, लोग फिर बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर उसके बाद क्या करना, तो उस स्थिति में भी आपने कई बार लोगों को देखा होगा। लेकिन कैसे इतनी जागरूकता सरकार की तरफ से भी चलाई जाती है और लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो इसका शिकार बन जा रहे हैं, किस तरीके से आप इस तरह के तमाम प्रकरणों को देखती हैं? सबसे पहले तो मुझे यही समझ आता है एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑल्सो कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको लॉ का डर होता है, चाहे उसने कोई रेगुलरिटी ना भी करी हो, जो कि मोस्टली डॉक्टर्स नहीं करते, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव टू थिंक और से। डॉक्टर्स डू पे देयर ड्यूज विद अ फेयर अमाउंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर फिर भी हमारे जैसे जो लोग होते हैं हमें एक लॉ का डर या लॉ का रिस्पेक्ट अभी भी होता है। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे प्रोफेशंस इस तरह से डिमांडिंग होते हैं कि हमें ये नॉलेज कम रहती है कि कौन सी चीज लेजिबली पॉसिबल है और कौन सी नहीं। जैसे आशुतोष जी ने कहा कि देयर इज नथिंग लाइक अ फाइन दैट यू कैन पे थ्रू एन आरटीजीएस, या देयर इज नो फाइन दैट एनीबडी कैन डिमांड टू यू ओवर अ टेलीफोन और थ्रू अ बैंक अकाउंट। तो ये सब चीजें समझने या जानने के लिए हमारे को जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने के लिए कुछ हद तक तो खैर मीडिया चैनल्स वगैरह ये सब बहुत मदद करते हैं, पर इसके अलावा सरकार जो जैसे पोर्टल्स है, कई अब मैं पढ़ती हूँ एक पोर्टल है चक्षु करके, जो जिसका काम ही ये है कि वो आपको साइबर क्राइम से रोके एंड इट टीचेस यू हाउ टू डील विद सच फोन कॉल्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह के पोर्टल्स की अवेयरनेस, एक बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बहुत सारा मटेरियल जो मिले लोगों को, जो इजीली दिखे, जो दिखने वाली चीजें होती हैं वो टीवी पे चीजें, इंटरनेट पे चीजें, जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन, ये सब पोर्टल्स यूटिलाइज करके हमारे जैसे लोगों को जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते एंड वी रिस्पेक्ट द लॉ, और हम सबसे बड़े ट्रैप होते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत अनिवार्य टूल है कि सोशल मीडिया यूटिलाइज किया जाए हमारे तक खबर पहुंचाने के लिए और हमारे जैसे और लोगों के लिए। जैसे आपने कहा कि टारगेट्स, सॉफ्ट टारगेट्स, आर्मी ऑफिसर्स आर मोस्ट लॉ रिस्पेक्टिंग पीपल ऑफ द कंट्री। तो उनको यदि आप कहोगे ना कि आपसे ये गलती हुई है, फॉर वन दे विल टेक इट एज यार शायद हुई हो, मुझे ना पता हो। तो इस तरह से और शायद ये भी कि कई मतलब समाज में एक जो है अपनी इमेज को लेकर के भी जो लोग काफी कंसर्न रहते हैं, जिस तरह आर्मी ऑफिसर्स हुए या एनीबॉडी जो कि एजुकेटेड और जो लॉ को मानता है, जानता है, बड़ा एक उनको ये भी चिंता बैठ जाती है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, क्या मैं किस तरीके से जस्टिफाई करूंगा इन आरोपों को। शायद इसी इमोशन का फायदा उठा करके संजय साय साहब, ये जो साइबर ठग हैं, इसी इमोशन का फायदा उठाकर के ब्लैकमेल करते हैं और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन इतने कुछ साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो साइबर टीम है, उनकी तरफ से इतना सब मशीनरी अब काम कर रही है, उसके बावजूद ये सब चीजें लगातार बढ़ रही हैं। क्या कारण मानते हैं आप, संजय साई जी? ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, पुलिस कैसे काम करती है, कस्टम्स कैसे काम करता है, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हो गए, मेरा एक दोस्त है, he has lost 1.21 करोड़ और वो काम क्या करता है, he is the chief security architect एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एक इन्फोसिस के सीईओ, एक सीईओ या उसी लेवल के हैं, he has lost 3.5 करोड़। There is another gentleman who has lost 6-7 करोड़। हमारे पास 3-4, जब मैं पुलिस 4 साल पहले छोड़ा और अभी मैं अपना प्राइवेट कंपनी चलाता हूं, उसके बाद भी 5-7 ऐसे लोग हमारे पास परमानेंट आते रहते हैं। मैं इनसे यही पूछता हूं, हिंदी में जो भी आप उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, मैं ये पूछता हूं कि आप इतना गलेबल हैं कैसे, इतना गलेबल, इतना इग्नोरेंट पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है? इसके बारे में मुझे बहुत ताजुब है, उसमें बाद में घुसेंगे। इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं और सोशल इंजीनियरिंग से सब कुछ हैक होता है और ये नेक्स्ट लेवल पहुंच गया जब ह्यूमन ब्रेन को हैक कर रहे हैं। आपको पता है, आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि किसी को डिजिटली अरेस्ट पुलिस नहीं किया, स्काइप पे अरेस्ट हो गया,
स्काइप पे उसको जुर्माना भरने के लिए बताया गया, स्काइप पे उसको फाइन देने के लिए बताया गया। इतना कुछ करने के बाद भी आप उसमें फंस रहे हैं। और जो मेरे दोस्त हैं जिनका 1.21 करोड़ वो he has lost, it was stolen by these crooks, वो आदमी जो है जब सब कुछ के बाद बाहर निकला और अपनी वाइफ को बता ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो वाइफ उसकी बोलती है पेपर में तो ये रोज आता है। तो हमारे बहुत बहुत ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्लेम करते हैं हम टीवी नहीं देखते हैं, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और ये सब बेकार वाहियात की चीजें हैं। हम अपना जितना जरूरी है उतना कुछ काम करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस और गवर्नमेंट जब इनको एक एक चीज पता है आज के तारीख में, व्हाट हैज बीन द साइबर अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट, और साइबर क्राइम की आप बात नहीं करिए, आप स्पेसिफिक बोलिए डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने क्या किया है, क्योंकि मुद्दा डिजिटल अरेस्ट का है। ठीक बात है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आज तक कोई सरकार, कोई पुलिस ने कोई भी कैंपेन नहीं किया है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक कम्युनिकेशन 2 घंटे में पूरा दुनिया घूम के वापस आपके पास चला आता है, अगर उस तरीके का कम्युनिकेशन है जो लोगों को पसंद है, जो जरूरत की चीज है। तो हमारे पास कोई भी मल्टीमीडिया कैंपेन नहीं हो रहा है जो सोशल मीडिया नहीं। तो मतलब इसको फिर सर आशुतोष श्रीवास्तव जी जब बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि भाई किसी भी केंद्रीय एजेंसी जो है वो कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन आपसे करवाएगी अपनी जांच पड़ताल के दौरान। तो आशुतोष जी इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय एजेंसी है, अगर संजय साई जी की बात को माना जाए, संजय सर आ रहा हूं जी, बताइए, अन्य लोग हैं सर। हाँ बताइए। हाँ, कि ये डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, इसका एक मास कैंपेन क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही कह रहा हूं सर, वही कह रहा हूं कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनको भी अपनी तरफ से, इसका मतलब आशुतोष जी ये बात रखनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते हैं। जी देखिए, क्या होता है कि अगर कोई अरेस्ट होता है अगर प्रॉपर तरीके से और उससे कोई रिकवरी होती है, वो एक अलग प्रोसेस है। हाँ। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है वायर ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जब तक कोई भी कोर्ट का कोई प्रॉपर इस तरीके का ऑर्डर ना हो, ऐसा कहीं से कोई प्रावधान नहीं। और मैं एक बात और बताना चाहता था आपको कि जो सेक्शन 35 है आज का, जो बीएनएसएस, जो पहले सेक्शन 41A हुआ करता था सीआरपीसी में, उसके अंडर जब तक किसी को समन नहीं जाता है, किसको नोटिस नहीं जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो नोटिस है वो 7 साल या उसके कम की सजा के लिए देना जो है अनिवार्य है, वो मैंडेटरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर हम देखें तो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये पूरा क्लैरिटी इसमें दिया था। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में और साथ ही हाई कोर्ट्स ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि 7 साल या उसके कम के जो पनिशमेंट के जो सेक्शंस लगते हैं एफआईआर में, उसमें आप ऐसे भी अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस से, अनलेस एंड अनटिल आपने अपॉर्चुनिटी दिया हो आरोपी को कि वो खुद आए और जो है इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे। अगर वो सहयोग नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में, तो ही इन एक्सेप्शनल केस आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और वो भी जो है सेक्शन 48 के तहत आपको उसको जो है 24 घंटे के अंदर जो है किसी भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और मैजिस्ट्रेट उस पर डिसाइड करेगा कि इसका फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड है या नहीं। वो तो मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, वो तो एक पूरा एक तरीका है जो कि हमेशा से रहा है। ये तरीका जी, अगर ये तरीका लोग समझ जाएं तो उनके साथ फ्रॉड होना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी समझना पड़ेगा कि ये जो साइबर अरेस्ट है ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है, ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। बिल्कुल भाई। तो ऐसे में निर्मल मैम, क्या आपको कमियां भी नजर आ रही हैं कि जैसे एक कमी सहाय साहब ने बताई, उन्होंने बोला कि भाई उस तरह का कैंपेन ही रन नहीं हो रहा है, अब केंद्रीय एजेंसियां हो या फिर भारत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, प्रदेश की सरकार ही क्यों ना हो, कि भाई इस तरह से हम लोग नई इस तरह की चीजें करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, और कहां पे कमियां आपको नजर आ रही हैं, कहां पे फॉल्ट नजर आ रहे हैं, लूप होल्स कहां है सिस्टम में मैम? तो कैंपेन तो बड़ी बात है, एक फॉर्मल नॉलेज होती है, एक इनफॉर्मल नेटवर्क्स के थ्रू जो नॉलेज आती है वो बहुत सटीक होती है और बहुत विश्वसनीय होती है और अनुभव पे आधारित होती है। तो मुझे लगता है जैसे डॉक्टर साहिबा ये बहुत बिजी रहती होंगी 12-14 घंटे पैसा कमाने में या सर्जरी करने में, या जो भी इनका फोटे होगा वो करती होंगी। एक नर्ड किस्म की पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं ना, कि बस एक ही किस्म का वो काम करता है और दुनिया से एकदम कट जाता है, उनको कोई इनफॉर्मल नॉलेज खास होगी नहीं। जो मोहल्ले में बैठ के लेडीज गप्पे मारती हैं, जो सामाजिकता है, देखिए हमारा आज का जो जीवन है इतना इंडिविजुअलिस्टिक है, सामाजिक जीवन के लिए जगह ही नहीं उसमें। इस मामले में मैंने देखा है कि जो जैसे जुम्मे की नमाज में जब लोग मिलते हैं, नमाज तो 10 मिनट की होती है, 2 घंटे वो लोग वहां बैठते हैं,
वो सब सामाजिक मतलब इस तरह के सब पहलुओं पे बात करते हैं। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है, कौन से गुंडे आजकल सक्रिय हैं, कौन किस तरह का अपराध चल रहा है। अब चोरी डकैती ट्रेडिशनल क्राइम के बारे में तो सबको पता है, सबने बचपन से सुना है नानी दादी से। साइबर क्राइम एक नए किस्म का क्राइम है, तो इसमें डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं, सब लोग जानते हैं। पर डॉक्टर साहिबा कैसे नहीं जानती थी? क्योंकि वो दिन भर बस चीड़ फाड़ करती होंगी, उनको फुर्सत ही नहीं रहेगी कि उनको पता लगे कि मेरे ओटी के बाहर भी कोई दुनिया। और इसमें एक और कमाल की बात आपको बताऊं निर्मल मैम, कि जिन मैम के साथ ये घटना घटी, जो पीड़ित हैं, उनके साथ इसी तरह का एक और पहले भी हादसा, वो एक बार और इसका शिकार हो चुकी थी, ये दोबारा उनके साथ हुआ। तो उसके बाद तो कहते हैं ना, दूध का जला तो लस्सी को भी फूक फूक के पीता है। उसके बाद उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए था, उन्होंने कुछ सीखा नहीं पहले से। मैं तो कहती हूँ पड़ोसी से, या अभी इलाहाबाद का प्रयागराज का एक मामला आया था, एक आंटी है, उन्होंने अपना घर बेचा था और काफी बड़े पैसे में, 1.5-2 करोड़ रुपए में, और एक ही झटके में उनका किसी ने 1.5-2 करोड़ रुपए झटक लिया। इसलिए उनकी रिसर्च बहुत सटीक होती है और वो जानते हैं कि आपके कौन से बटन्स पुश करने हैं या आपकी क्या क्या वीकनेसेस है। कहीं कहेंगे आपका बेटा पकड़ा गया, अगर बेटा आपकी वीकनेस है, कहीं कुछ और बोलेंगे, वो जानेंगे आपका बेटा विदेश में कहीं रहता है, वो कहेंगे वो फलाना पकड़ा गया, ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकालेंगे कि आपको ब्लैकमेल करेंगे। बिल्कुल। अर्चना, डॉक्टर अर्चना जी, क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगी अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को ही, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे अन्य लोग भी हों, जैसे इंजीनियर्स, जो बड़े लोग इसमें जिन जो शिकार बन रहे हैं, उसमें लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, क्या कुछ सजेशन आपका रहेगा आपके तमाम अनुभवों से? मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, हमारे पास ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये कहना कि हमें ये मालूम नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती या करती। तो शायद हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे पहला तो यही इम्पोर्टेंट है कि हम नेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको सर्फ करें, पढ़ें, बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करें। और शायद बड़ा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, पर डॉक्टर ग्रुप्स, इंजीनियर ग्रुप्स, इनमें मे बी ग्रुप्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रोल की जाए, या मीटिंग्स रखी जाए, या सम सॉर्ट ऑफ टॉक्स ऑल ओवर द डिफरेंट फोरम्स में बातें करी जाए इसके बारे में। ठीक है मैम, आप सब लोगों से और मुझे बात करनी थी। सहाय साहब हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट के नाते जुड़े थे, उनसे भी और सारी बातें होनी थी, आशुतोष जी से भी, निर्मल मैम से भी, लेकिन समय इतना ही है। और लेकिन मुझे यकीन है कि तमाम लोग जिन्होंने इस डिस्कशन को सुना होगा, निश्चित रूप से और ज़्यादा जागरूकता उनके जहन में आई होगी और आगे से और ख्याल सब लोग रखेंगे। फिलहाल आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया इस पैनल पर जुड़ने के लिए।